ऐसा है, बेनिफिशियरी वो ठीक है, अभी तो एक्ट ने हाईकोर्ट ने क्वॉश कर दिया ना है? तो बड़ा सवाल ये है कि एक्ट पास होता है, उसके बेनिफिशियरी बड़े बड़े लोग कैसे हो जाते हैं? मुख्यमंत्री हैं, उनका परिवार है, आगे के वित्त मंत्री हैं, कुछ जजेस हैं, J&K बैंक के चेयरमैन हैं। ये किस तरह का एक्ट था? क्या बेनामी के लोग बेनिफिशियरी थे? ये है बड़े सवाल ना। कोई गरीबों को दी गई ऐसी बात तो नहीं आ रही है ना। और दूसरा मैंने बताया कि जमीन खरीदा 3 कनाल, इंक्रोच किया 7 कनाल। तो ये बातें कश्मीर की जनता के सामने आनी चाहिए और देश के सामने भी आनी चाहिए कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कश्मीर के स्वायत्तता की, वो स्वायत्तता अपने लिए थी, कश्मीर के आम आवाम के लिए नहीं थी। ये गंभीर विषय है। इसलिए जो गुप्कार गैंग के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि जो बीजेपी है आरोप लगा रही है 370 वापस लाने की बात कर, यही मेन वजह है। देखिए, हम एक बार गुप्कार गैंग के बारे में मैंने भी प्रेस की थी, माननीय गृह मंत्री जी ने टिप्पणी की थी। वो 370 हटाना चाहते हैं। क्यों? क्या वो आतंकवाद की मदद चाहते हैं? वही भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान डिमांड कर रहा है ग्लोबली। तो वो तो हमने विस्तार से कह दिया कि 370 हटने के बाद कश्मीर में जनता के सुकून के कानून गए हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट गया है, सर पर मैला ढोने को रोकने वाला कानून गया है, आपके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट गया है, ST/SC के अधिकारों को मजबूत करने वाले कानून गए हैं। तो क्या उन सबों को समाप्त करेंगे? और ये बात मैंने पहले भी कही थी, रिपीट करूंगा कि 370 खत्म होने के बाद आज, पहले क्या हाल था कि अगर वैली की कोई मुसलमान बेटी या बहन दिल्ली या पंजाब के मुस्लिम लड़के से शादी करती थी तो अपने फादर की प्रॉपर्टी से महरूम हो जाया करते थे। और जम्मू की कोई हिंदू बेटी अगर दिल्ली या पंजाब के हिंदू बेटे से शादी करती तो उसका भी हाल वही होता। अब उनको अधिकार मिल गए हैं। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जैसे उन्होंने रोशनी घोटाले पर दरअसल फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा कि गरीबों और जो जंगल है उसकी जमीन पर कब्जा उनके द्वारा किया गया है। बढ़ रहे आगे, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर। बैठक में प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी इसका समय सरकार नहीं तय कर सकती, ये वैज्ञानिकों के हाथों में है, लेकिन कुछ लोग इसे लेकर राजनीति करते हैं। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि किसी को राजनीति करने से रोका नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोरोना वैक्सीन आने पर राज्यों को केंद्र सरकार को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, क्या ये जो मीटिंग चल रही थी, ये मीटिंग अभी भी चल रही है? देखिए, एक दौर बैठक जो 8 मुख्यमंत्रियों के साथ थी, जो सबसे ज़्यादा कोरोना पीड़ित राज्य थे, उनके साथ एक बैठक का दौर खत्म हो गया और सारे मुख्यमंत्रियों की बेबाक राय प्रधानमंत्री ने सुनी है और अपनी भी बेबाक राय रखी है कि सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी राज्यों को और केंद्र को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन उन्होंने उन पर भी निशाना साधा है, खासकर राहुल गांधी पर इशारों में निशाना साधा है कि कोरोना की दवाई को लेकर, कोरोना की वैक्सीन को लेकर कोई ज़्यादा तंज न कसें, क्योंकि ये वैज्ञानिकों के हाथ में है। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की चिंता कोरोना वैक्सीन को लेकर है और प्रधानमंत्री जानते हैं कि आखिरी स्टेज में इनके ट्रायल चल रहे हैं। इसके जब दवाई और वैक्सीन बनकर आ जाती है तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर प्रधानमंत्री की ज़्यादा चिंता है। इसलिए तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार वो संवाद कर रहे हैं कि कैसे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना वर्कर्स हैं, उनके बीच ये पहले जाना चाहिए। केंद्र और राज्य जब तक मिलकर इसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तब तक ये वैक्सीन पहुंचाने का काम सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए मुख्यमंत्रियों का भरोसा जीतने के लिए, उनकी राय जानने के लिए बैठक वो कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, अमिताभ रहिए आप हमारे साथ। देखिए, मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक में ही गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को कोरोना से सतर्क रहने की भी सलाह दी। बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि यूरोप और अमेरिका में मामले दोबारा बढ़ रहे हैं और इसलिए हमें भी सावधान रहना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ मास्क के इस्तेमाल को जरूरी बनाए रखना होगा। इसके साथ स्वास्थ्य सचिव ने आगामी दिनों की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। बेटियों से निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वास है कि जल्दी वैक्सीन आएगी, तेजी से उस दिशा में काम चल रहा है। लेकिन वैक्सीन का मतलब यह नहीं है कि हम ढिलाई बरतना शुरू कर दें। वैक्सीन आने पर भी
कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और साबुन से बार बार हाथ धोना, यह बहुत जरूरी है। कि आपने समय भी निकाला और बहुत गंभीर अपनी बातें रखी। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि अब तक जो कुछ भी चर्चाएं, डिस्कशन हुआ है, उसमें सभी राज्य इन्वॉल्व है, अफसर लेवल पे इन्वॉल्व है, दुनिया के अनुभवों को भी शेयर। मुख्यमंत्रियों का अपना एक विशेष अनुभव होता है, पब्लिक लाइफ में काम करने वाले लोगों की एक विशेष दृष्टि होती है, क्योंकि इन चीजों को अगर आपके सुझाव मिलेंगे तो मेरा आग्रह है कि आप लिखित में अगर हो सके उतना जल्दी, क्योंकि आज भी कुछ है सबने कि ये हो ये हो ये हो, इससे भी ज्यादा होंगे, ये अगर मिल जाएंगे तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करने में सुविधा होगी। और कोई किसी पे थोप नहीं सकता है, भारत सरकार निर्णय करे कि हम ये करेंगे और राज्य सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको मिलकर के ही इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए सबके विषयों का बड़ा महत्व है। कोरोना संक्रमण से जुड़े जो प्रेजेंटेशन, उनमें भी काफी जानकारियां उभर कर आई है। मैं प्रारंभ में कुछ मुख्य की थी जहां स्थिति जरा बिगड़ रही है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन की स्थिति और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी कुछ भी चर्चाएं हुई हैं। एक प्रकार से मीडिया में जो चलता है वो अलग चीज होती है, हमें तो इन चीजों को ऑथेंटिकली ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हम सभी के सामने चुनौती एक अनजान ताकत से लड़ने की थी, लेकिन देश के संगठित प्रयासों ने इस चुनौती से मुकाबला किया, नुकसान को कम से कम रखा। आज रिकवरी रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है। इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। इसलिए अभी 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। पीएम केयर फंड से देश के अलग अलग अस्पतालों को हजारों नए वेंटिलेटर्स मिलने भी सुनिश्चित हुए हैं। वेंटिलेटर्स के लिए पीएम केयर फंड से 2000 करोड़ रुपए ऑलरेडी स्वीकृत किए गए हैं। साथियों, कोरोना के मुकाबले के बीते 8-10 महीने के अनुभवों के बाद देश के पास पर्याप्त डेटा है। कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर एक व्यापक अनुभव है। आगे की रणनीति बताते समय हमें बीते कुछ महीनों के दौरान देश के लोगों ने, हमारे समाज ने कैसे रिएक्ट किया है, कैसे रिस्पॉन्ड किया है, मुझे लगता है इसको भी हमें समझना होगा। देखिए, कोरोना के दौरान भारत के लोगों का व्यवहार भी एक तरह से अलग अलग चरणों में रहा है और अलग अलग जगह पे अलग अलग रहा है। जैसे हम मोटा मोटा देखें तो पहला चरण था, बड़ा डर था, खौफ था, किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो जाएगा, और पूरी दुनिया का हाल था। हर कोई पैंडेमिक में था, पैंडेमिक के कारण पैनिक में था और उसी हिसाब से हर कोई रिएक्ट कर रहा था। हमने देखा प्रारंभ में आत्महत्या तक की घटनाएं घटी थी, पता चला कोरोना हुआ तो आत्महत्या कर दी। इसके बाद धीरे धीरे दूसरा चरण आया। दूसरे चरण में लोगों के मन में भय के साथ साथ दूसरों के लिए संदेह भी जुड़ गया। उनको लगा कि भाई इसको कोरोना हो गया, मतलब कुछ गंभीर मामला है, दूर भागो। एक प्रकार से घर में से भी नफरत का माहौल बन गया
और बीमारी की वजह से समाज में कटने का डर लोगों को लगने लगा। इस कारण कोरोना के बाद कई लोग संक्रमण को छिपाने लगे। उनको लगा कि ये तो बताना नहीं चाहिए, कुछ समाज में मैं कट जाऊंगा। अब उसमें से भी हम धीरे धीरे समझे लोग बाहर आए, तीसरा चरण शुरू हुआ और तीसरे चरण में लोग काफी हद तक संभलने लगे। अब संक्रमण को स्वीकारने के लगे और अनाउंस भी करने लगे, भाई मुझे तकलीफ है, मैं आइसोलेट कर रहा हूं, मैं क्वारंटाइन कर रहा हूं, आप भी करिए। जो एक प्रकार से लोग भी अपने आप से लोगों को समझाने लगे। लेकिन आपने भी देखा होगा कि लोगों में अधिक गंभीरता भी आने लगी और हमने देखा कि लोग अलर्ट भी होने लगे। और इस तीसरे चरण के बाद हम चौथे चरण में पहुंचे। जब कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वायरस नुकसान नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है और इसीलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश दे करके सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। हम एकदम से वैक्सीन पर शिफ्ट तो जिसका काम करना है करेंगे, हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना है। हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। हाँ, शुरू में कुछ बंधन इसलिए लगाने पड़े ताकि व्यवस्थाएं भी विकसित करनी थी, लोगों को थोड़ा एजुकेट भी करना था। अब हमारे पास टीम तैयार है, लोग भी तैयार हैं। थोड़ा आग्रह रखेंगे तो चीजें संभल सकती हैं। तो जो चीज हम तैयार करें उसको जरा इंप्लीमेंट करें और हमें आगे अब कोई बढ़े नहीं इसकी चिंता जरूर करनी होगी, कोई नई गड़बड़ी न हो। आपदा के गहरे समंदर से हम निकले हैं, ये हम मान के चले। इतना बड़ा देश, दुनिया मानती थी कि भारत तो नहीं संभल पाएगा। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा ना हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी है। साथियों, आज हम दुनिया भर में देख रहे हैं कि जिन देशों में कोरोना कम हो रहा था, आपको पूरा चार्ट बताया कैसे तेजी से संक्रमण फैल रहा है। हमारे यहां भी कुछ राज्यों में ये ट्रेंड चिंताजनक है ही है। इसलिए हम सभी को, शासन प्रशासन को पहले से भी अधिक जागरूक, अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों को जरा और गति देनी होगी। टेस्टिंग हो, कंफर्मेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डेटा, इन सारी जुड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसको ठीक करना होगा। पॉजिटिविटी रेट को 5% के दायरे में लाना ही होगा। और मैं मानता हूं छोटी छोटी इकाइयों पर कहिए कि भाई 1 क्यों बढ़ा, आधा क्यों बढ़ा, 2 क्यों बढ़ा। हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाय अब जितनी लोकलाइज चर्चा करेंगे शायद हम एड्रेस जल्दी कर पाएंगे। दूसरा, हम सबने अनुभव किया है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट का अनुपात बढ़ना चाहिए। जो घरों में आइसोलेटेड मरीज हैं उनकी मॉनिटरिंग ज्यादा बेहतर तरीके से करनी होगी। आप भी जानते हैं कि अगर वहां थोड़ी भी ढिलाई रही तो मरीज बहुत गंभीर स्थिति में अस्पताल आता है, फिर हम बचा नहीं पाते हैं। जो गांव है, कम्युनिटी के स्तर पर हेल्थ सेंटर हैं, उनको भी हमें ज्यादा इक्विप करना ही होगा। गांव के आसपास भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहे, ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त रहे, ये हमें देखना होगा। हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि फैटेलिटी रेट को 1% से भी नीचे लाए। और वो भी मैंने जैसे कहा, छोटे छोटे इलाके में देखा जाए एक मृत्यु हुई क्यों हुई, जितना इतना फोकस करेंगे तब स्थिति को संभाल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जागरूकता अभियानों में कोई कमी ना आए। कोरोना से बचाव के लिए जो जरूरी मैसेजिंग है
इसके लिए समाज को जोड़े रखना होगा। जैसे कुछ समय पहले हर संगठन, हर प्रभावी व्यक्ति को हमने एंगेज किया था, उन्हें फिर एक्टिव करना होगा। साथियों, आप भली भांति परिचित हैं कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर इंटरनेशनली और नेशनली किस तरह की खबरें आ रही हैं। आज दुनिया में भी और देश में भी, जैसा अभी आपको प्रेजेंटेशन में पूरा डिटेल बताया गया, करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के रिसर्च में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं। और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो इसके बनाने वाले हैं, दुनिया में जिस प्रकार की कॉरपोरेट वर्ल्ड भी है, उनका भी एक कंपटीशन है। दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं। WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीजों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम इंडियन डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर के साथ भी हमारी जो भी टीम काम कर रही है पूरी तरह संपर्क में है। इसके अलावा ग्लोबल रेगुलेटर्स, अन्य देशों की गवर्नमेंट्स, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस और साथ ही इंटरनेशनल कंपनीज, सभी के साथ जितना संपर्क बढ़ सके, जितनी रियल टाइम कम्युनिकेशन हो, इसके लिए पूरा प्रयास, एक व्यवस्था बनी हुई है। साथियों, कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक एक देशवासी का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। साथियों, वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किससे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भाई अगर इस प्रकार से WHO ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। हर राज्यों के सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा, क्योंकि आखिरकार उनको अंदाज है कि उनके राज्य में कैसे होगा। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल देकर के व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कहां कहां संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहां से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इम्प्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और इसका विस्तृत प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर के तय कर दिया जाएगा। हमारी राज्यों की और केंद्र की टीम साथ लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आग्रह किया था कि स्टेट लेवल पर एक स्टीयरिंग कमेटी और एवं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स का, और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ये व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे और किसी न किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा। इन कमेटियों की रेगुलर बैठकें हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी शुरू हो। हमें हमारा रोजमर्रा के काम के साथ कोरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्था को भी विकसित तुरंत करना पड़ेगा।
ये मेरा आग्रह रहेगा। जो कुछ सवाल आपने कहे हैं, कौन सी वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी, ये भी तय नहीं है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी 2 मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही हैं, वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। लेकिन इन सारे विषयों में हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं, उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम इसकी एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है। तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहत जो चीजें आती हैं, आखिरकार उसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा और उसको स्वीकार करके हम आगे चलेंगे। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप के मन में जो योजना हो, खास करके वैक्सीन के संबंध में, किस प्रकार से आप डिलीवरी नीचे तक ले जाएंगे, आप जितना जल्दी बहुत डिटेल प्लान करके लिख करके भेजेंगे तो निर्णय करने में सुविधा होगी। और आपके विचारों का ताकत इसमें बहुत है। राज्यों का अनुभव बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वहीं से ये चीज आगे बढ़ने वाली है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका बहुत ही एक प्रकार से प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें बने, यही मेरी अपेक्षा है। लेकिन मैंने पहले ही कहा, वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा भी ढिलास नहीं आनी चाहिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। आज मेरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बात करने का मुझे अवसर मिला। आंध्र से मैं फोन नहीं कर पाया था सुबह। एक साइक्लोन हमारे पूर्वी तट पे एक्टिव हुआ है, वो कल शायद तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र का कुछ हिस्सा वहां पर आगे बढ़ रहा है। और सारी भारत सरकार की टीमें बहुत एक्टिव हैं, सब लोग गए हैं। मैंने आज 2 आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी, आंध्र के मुख्यमंत्री जी से अभी इसके बाद बात करूंगा। लेकिन सबके लिए पूरी तरह भारत सरकार और राज्य सरकारें मिल करके, और पहला काम खाली करवाना, लोगों को बचाना, इस पर हमारा जोर रहे। फिर एक बार मैं आप सबका बहुत आभारी हूं, आप सबने समय निकाला। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि आप जल्दी से मुझे कुछ न कुछ जानकारियां भेजिए। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्रियों से मुलाकात थी, क्योंकि कोरोना के जहां पर हालात बिगड़ रहे हैं जिन राज्यों में, उनमें क्या उपाय किए जा सकते हैं, किस तरीके के प्रबंध होने चाहिए, इस पर चर्चा हुई। साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर जो चर्चाएं गर्म हैं कि अगले साल की शुरुआती 2 महीने में ही वैक्सीन आ सकती है, उसको लेकर भी उन्होंने अपने विचार रखे। पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। इसलिए अभी 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। पीएम केयर फंड से देश के अलग अलग अस्पतालों को हजारों नए वेंटिलेटर्स मिलने भी सुनिश्चित हुए हैं। वेंटिलेटर्स के लिए पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए ऑलरेडी स्वीकृत किए गए हैं। जब कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वायरस नुकसान नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है। और इसीलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश दे करके सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए,
क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। अमिताभ जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज एड्रेस किया तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, उन्होंने साफ बातें कही कि अभी कीमत तय नहीं है, डोज तय नहीं है और कितने कई देशों से इसके बारे में संपर्क है। इसका क्या मतलब कि जो वैक्सीन बाहर विदेशों से आने वाली है उसको तय मानकों के हिसाब से ही चेक करके लोगों तक पहुंचाया जाएगा, वक्त लग सकता है। और देखिए, वक्त लगने की बात नहीं की उन्होंने, बार बार यही कहा है कि आखिरी चरण में है ट्रायल्स, और ट्रायल्स भारत की कंपनियों के साथ विदेशी कंपनियों का तालमेल बढ़ रहा है। विदेश के साइंटिस्ट जिस दवा की ओर बढ़ रहे हैं उसके बहुत सारे प्रोडक्शन का काम भारत की कंपनियों के साथ भी हो रहा है। प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा इशारा कर दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये कहना है कि ये बातें वैज्ञानिकों की हैं, हम आम लोग हैं, हमें वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि दवा वैज्ञानिकी जब तक हरी झंडी ना दें तब तक उस दवा का जनता पर प्रयोग करना, जनता पर लागू करना ज़्यादा उचित नहीं होगा। यही बात प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कही है, और तमाम मुख्यमंत्रियों के मन में शंका थी कि दवा कब आएगी, इसका वैक्सीनेशन कब तक आएगा। उन शंकाओं को दूर करने की कोशिश की है कि दवा जल्दी आ रही है, लेकिन जब तक वैज्ञानिकों की हरी झंडी नहीं मिलती भारत सरकार उसे लागू नहीं करेगी। और सबसे दूसरी और अहम बात है, उन्होंने राज्य सरकारों का सहयोग मांगा है और राज्य सरकारों को कहा है कि वो अपने सुझाव लिख कर भेजें कि वो अपने राज्य में इस वैक्सीनेशन को कैसे जमीन पर उतारना चाहते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही है कि हर राज्य अपने अंदर अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एक स्टीयरिंग कमेटी बनाए जो ब्लॉक लेवल तक नजर रखे, और एक पॉइंट्स पर्सन बनाए जो पूरे के पूरे इसके इम्प्लीमेंटेशन को, वैक्सीन को कहाँ भेजना है, किस लेवल तक भेजना है और कैसे भेजना है, उसको स्टीयरिंग कमेटी उसको लागू करे। तो ये 2-3 बातें काफी महत्वपूर्ण है, और प्रधानमंत्री ने बिना राजनीति की बात किए हुए तमाम मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि सब साथ दें। ठीक है अमिताभ जी, मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ जावेद भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद, अगर लोग आपके आसपास हो तो जल्दी से उनसे बात कीजिएगा और ये बताइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर ये कहा कि अभी कीमत तय नहीं है कि वैक्सीन जो आएगी उसकी कीमत क्या होगी, कितने डोज होंगे उसके। हालांकि सारे देश जो अभी इस पर काम कर रहे हैं उनके संपर्क में है भारत। देखिए, बिल्कुल आज बहुत तफसील के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात वैक्सीन के ऊपर रखी। बंगाली मार्केट में हम मौजूद हैं, लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। बताइए कि वैक्सीन का कितना इंतज़ार कर रहे हैं, और अभी डोज और तमाम उसके प्राइस को लेकर तय नहीं है बातें, क्या इंतज़ार है आपको? इंतज़ार ये है जल्द से जल्द आ जाए तो सबसे बढ़िया होगा, काम धाम भी अच्छी होगा, और कैसे तो काम चलेगा नहीं जब तक वैक्सीन नहीं आएगा सर। वैक्सीन के आने के बाद ही चीज़ें दुरुस्त होंगी। देखिए, कुछ और दुकानदार भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर। सर, कोरोना वैक्सीन को लेकर खबरें आ रही हैं, आज प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात रखी, तो क्या कितना इंतज़ार है और किस तरह से आप देख रहे हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को तो भाई साहब पूरा देश क्या पूरा संसार देख रहा है कि जो कोविड आया है ये तो इतना कुछ लेकर के आया है, इसी के बारे में कुछ बता नहीं सकते। हमारे साथ इतनी ट्रेजिडी प्रॉब्लम्स हुई हैं और घर घर होती जा रही हैं, डेली केस ना कोई बढ़ते जा रहे हैं, कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, कमी नहीं है किसी चीज़ की। ये लोगों का यहाँ पर कहना है कि बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि अभी उसका टाइम, उसकी कीमत, ये तमाम चीज़ें तय नहीं है, डोज तय नहीं है, तो फिलहाल इंतज़ार है कि जब आधिकारिक रूप से घोषणा होगी कि अब वैक्सीन दुनिया में आ रही है, तो उसका इंतज़ार हर किसी को है। अर्पिता, ठीक है जावेद, रहिए आप हमारे साथ, सुनते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा। कोरोना की वैक्सीन को लेकर इंटरनेशनली और नेशनली किस तरह की खबरें आ रही हैं, आज दुनिया में भी और देश में भी, जैसा अभी आपको प्रेजेंटेशन में पूरा डिटेल बताया गया, करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के उसमें काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं, और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीज़ों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो इसके हैं दुनिया में जिस प्रकार के कॉरपोरेट वर्ल्ड भी है, उनका भी एक कंपटीशन है, दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं।
WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीजों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम इंडियन डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर के साथ भी हमारी जो भी टीम काम कर रही है पूरी तरह संपर्क में है। अलावा ग्लोबल रेगुलेटर्स, अन्य देशों की गवर्नमेंट्स, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस और साथ ही इंटरनेशनल कंपनीज, सभी के साथ जितना संपर्क बढ़ सके, जितने रियल टाइम कम्युनिकेशन हो, इसके लिए पूरा प्रयास, एक व्यवस्था बनी हुई है। अमिताभ, देखिए, दो चीजों पर इस बैठक पर चर्चा होनी थी। पहली, वैक्सीन को लेकर क्या चीज संभावनाएं दिख रही हैं, उस पर जिस तरीके से हमने अभी बात की। साथ ही साथ यहां पर फंड की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया और ममता बनर्जी ने भी फंड की बात कही। और क्या महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? देखिए, एक फंड है और दूसरा कोरोना वैक्सीन कब आएगी। देखिए, कोरोना की वैक्सीन आने में अब कोई संदेह नहीं रहा है। प्रधानमंत्री की बातचीत और प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ इस तरह से संवाद करना और उनसे ये सलाह मांगना कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस वर्ग को प्राथमिकता देनी है वैक्सीनेशन के मामले में, ये दिखाता है कि सरकार भी जानती है कि अब दवा और वैक्सीनेशन जल्द ही मार्केट में आने वाला है, जिसकी पहली खेप सरकार ही जनता के बीच पहुँचाएगी। तो जाहिर तौर पर ये पहली चिंता तो इस बात की नहीं कि दवा कब तक आएगी। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो सभी राज्यों का सहयोग। ये बिना सहयोग के प्रधानमंत्री भी जानते हैं और राज्य सरकारें भी जानती हैं कि इसे जनता तक नहीं पहुंचाया जा सकता। तो राज्यों का सहयोग ही एक बहुत बड़ी बात थी जिसके लिए प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है। जी, आप रहिए हमारे साथ। पीएम ने ये भी कहा कि पूरे देश ने मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़ी है। पीएम के मुताबिक बड़ी लड़ाई हम जीत चुके हैं और अब अंत में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हम एकदम से वैक्सीन पर शिफ्ट तो जिसका काम करना है करेंगे, हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना है। हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। हाँ, शुरू में कुछ बंधन इसलिए लगाने पड़े ताकि व्यवस्थाएं भी विकसित करनी थी, लोगों को थोड़ा एजुकेट भी करना था। अब हमारे पास टीम तैयार है, लोग भी तैयार हैं। थोड़ा आग्रह रखेंगे तो चीजें संभल सकती हैं। तो जो चीज हम तैयार करें उसको जरा इंप्लीमेंट करें और हमें आगे अब कोई बढ़े नहीं, इसकी चिंता जरूर करनी होगी, कोई नई गड़बड़ न हो। आपदा के गहरे समंदर से हम निकले हैं, ये हम मान के चले। इतना बड़ा देश, दुनिया मानती थी कि भारत तो नहीं संभल पाएगा। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी। हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध। शरीर में क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम के लिए जरूरी है दूध। तो पीजिए हर रोज एक ग्लास अमूल दूध। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, लेकिन अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस है और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन पर विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस, न्यूज़ 18 की एक पहल।